नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का फिर से टॉप मोस्ट जो है 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि जैक की तरफ से बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 जो है काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया गया है। अगर उसको नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, उसके बाद 80 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं और अभी 40 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। ये कंप्लीट देखने के बाद दोस्तों आपका 40 में 40 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड नोट्स जो है आपको वहीं मिलेंगे क्लास 12 के। और आगे चल के जो है क्लास 12 में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट जो है मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो अभी तक इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा मेरे साथ, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया कि अर्थव्यवस्था के जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किसका है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, व्हिच इकोनॉमिस्ट हैज दिस स्टेटमेंट। तो किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, यह कथन किसका है? आपका यह है ऑप्शन नंबर 2, अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता कौन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही और एक क्वेश्चन है कि सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं, वो भी नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज? ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लिए जो है उत्पन्न होती है? तो संसाधनों की दुर्लभता के कारण, ठीक है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण जो है देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, बी और यहां पे आप जो सी देख रहे हैं, यहां पे हम जानते हैं कि सांख्यिकी आंकड़ा जो है केवल आपका मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन कराती है। स्टैटिस्टिक्स ओनली स्टडीज क्वांटिटेटिव जो है फैक्ट्स का बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में देखिए आपको क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, मात्रात्मक चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, किसको छोड़ के? आपका ऑप्शन जो है डी को छोड़ के। ठीक है, तो यहां पे सब में जो है मात्रात्मक दिया गया है आंकड़े, लेकिन ऑप्शन डी में मात्रात्मक आंकड़ा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहां पे नहीं पूछा गया तो नहीं में आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहां पे मात्रात्मक आंकड़े का बात नहीं किया गया, डायरेक्ट लिख दिया गया कि भारत में बाढ़ से जो हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं, कितना होते हैं वो लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहां पे नहीं पूछा गया तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोग कराया हुआ है। और जो भी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसलिए ये बताना मैं एग्जाम से पहले जरूरी समझा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से दोस्तों आप लोग के लिए मेहनत कर, रात रात जग कर, तो आप लोग का भी दायित्व बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, शब्द स्टैटिस्टिक की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? द वर्ड स्टैटिस्टिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस, जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सांख्यिकी लैटिन शब्द स्टेटस से लिया गया, जिसका अर्थ राजनीतिक क्षेत्र होता है। बाद के विकास के जो है स्पष्ट हुआ कि विज्ञान का उदय प्रशासनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया डैश समस्याओं की जड़ है, तो द रूट ऑफ द ऑल प्रॉब्लम इज क्या है? तो यहां पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है आपका, सॉरी ऑप्शन बी यहां पे है आपका अभाव। क्या होगा दोस्तों? अभाव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैर्सिटी, इसी का मतलब होता है दुर्लभता, इसी को कहते हैं। ठीक है, सभी समस्याओं का जो है रूट जड़ क्या है? संसाधनों की दुर्लभता। ठीक है, उसी को यहां पे अभाव लिखा गया है या दुर्लभता लिखा जाता तो भी करेक्ट होता है। ठीक है, यानी आपको जो है घुमाने के लिए यहां पे अभाव वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, चलिए स्कैर्सिटी डेफिनेशन किसने दिया था ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दिक्कत होगी तो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जल्दी से उसको देख के एक बार एग्जाम में जाइएगा आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है चर का एक उदाहरण है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन वेरिएबल पूछा गया है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक बेंच की लंबाई, लेंथ ऑफ बेंच। ठीक है, क्योंकि यहां सतत चर कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन डी। ठीक है, माप मेजरमेंट की बात कर रहा है, जो कि एक जो है चर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया? प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे पूछा गया। तो एडवांटेज क्या होता है सैंपल सर्वे का दोस्तों? तो ये जो होता है आपका कम खर्च भी पड़ता है, कम जो है प्रगणक की आवश्यकता होती है, कम समय भी लगता है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बारे में मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया था कि माँ जब घर में खाना बनाती है, चावल पकाती है, तो वो क्या
सभी जो है चावल को निकाल के चेक करती है कि पका है या नहीं पका है, नहीं, केवल 2-3 दाने निकालेगी और चेक करके बता देगी कि पूरा चावल पका है या नहीं पका है। ठीक है, यानी पूरे में से जो है आप जो है कुछ जो इकाई को लेकर आप पूरे का जो है आकलन कर लेते हैं, यही प्रतिदर्श सर्वेक्षण हो जाएगा, सैंपल सर्वे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, देखिए कम खर्च भी लगेगा। इस तरीके के जब आंकड़ा का भी आप लोग यूज कीजिएगा हर क्षेत्र पे, तो आपका कम खर्चा भी आएगा। ठीक है, कम प्रगणक का भी यूज होगा और कम समय भी यहां पे आप लोगों का लगेगा। ठीक है, तो लेस कॉस्ट, ठीक है, लेस इम्यूनरेटर रिक्वायर्ड होगा, लेस टाइम लगेगा, तो ऑल ऑफ दिस जो होगा यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को इसी तरह से क्लास 12 में भी समझा के बताया जाएगा। आप लोग अपने भैया से पूछ सकते हैं, दीदी से, जो एग्जाम दिए होंगे हाल फिलहाल में, कि इस चैनल के माध्यम से कितना ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो है जो पिछले साल जो है 90+ तक स्कोर किए हुए थे। ठीक है, क्या पूछा गया, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर जो है राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो 8 में पूछा गया विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे फॉर द नेशनल लेवल सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। तो यहां पे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पूछा गया, तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संस्थान NSSO, ठीक है, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका, इंग्लिश में याद रखिएगा नाम को, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संस्थान जो है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय व्यापी जो है सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेशन वाइड सर्वेज ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, और NSSO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये भी डेट याद रखिएगा, 1950 में। कब हुई थी, 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। NSSO जो है भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए काम करती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए सभी चीजों को बता दिया गया आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं दोस्तों, भारत की जनगणना में किस प्रकार की सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज कलेक्टेड इन द सेंसस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहां पे जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं वो सभी आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित हो, बर्थ रेट और डेथ रेट रिलेटेड हो, आपका साक्षरता यानी लिटरेसी से रिलेटेड हो। ठीक है, जनसंख्या के आकार और संरचना, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का बात करें तो दोस्तों इसमें सभी को शामिल किया जाता है, जनगणना में इन सभी आंकड़ों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रवाहित किया जा सकता है। तो उत्तरदाता को किसके थ्रू से प्रवाहित किया जा सकता है, जिसमें आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, उसी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेलीफोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेलीफोन सर्वेक्षण से, टेलीफोन सर्वे से जो है प्रवाहित किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स रिस्पॉन्ड कैन बी इन्फ्लुएंस, तो आपका हो जाएगा टेलीफोन सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया भी था। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको बताया तो वर्ग सीमा निकालने का तरीका L1 + L2 बाय क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 60 + 80/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 140/2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 70 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 70 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को कहा जाता है। तो उस वर्गीकरण को समय अनुसार अगर किया जाएगा, विच ऑफ, पूछा गया इंग्लिश में भी सुन लीजिए, व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम देन दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, दोस्तों तो उसको हम कहते हैं कालानुक्रम कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, तो अब कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, क्या क्या है दोस्तों, एक याद रखेगा विविध कर या खंडित चर कहते हैं, और दूसरा है आपका अखंडित चर या सतत चर। विविध कर या खंडित चर को कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और सतत या अखंडित चर को कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, किस वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया द नंबर ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन अ क्लास इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया विविध चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है। तो विविध चरों के लिए आंकड़ों का जो है वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है, बारंबारता वितरण कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया 16 पे, अंकगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो अंकगणितीय रेखा चित्र को जो है और किस नाम से जाना जाता है, काल श्रेणी आलेख के नाम से जाना जाता है। अर्थमेटिक डायग्राम इज ऑल्सो नोन बाय द अदर नेम, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन ए काल श्रेणी आलेख यानी टाइम सीरीज ग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बारंबारता बहुभुज से किससे व्युत्पन्न होता है। तो बारंबारता बहुभुज जो है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, पहले इसके बारे में हम लोग बता देते हैं। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे 17 पे देख सकते हैं कि बारंबारता बहुभुज पूछा गया, यानी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्राइव फ्रॉम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है आयतचित्र यानी हिस्टोग्राम, दूसरा दिया गया है दंड आरेख बार डायग्राम, तीसरा दिया गया है वृत्त आरेख यानी आपका सर्कल डायग्राम, और चौथा दिया गया है कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आवृत्ति को जो है आयत के रूप में प्रस्तुत करना एवं आयत के मध्य के मूल्य को जोड़ना आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मेरे आंसर से आपको पता चल चुका होगा। देखिए, आवृत्ति बहुभुज वक्र जो होता है खंडित, डिस्क्रीट या अखंडित जो है कंटिन्यूअस श्रृंखला में बनाया जा सकता है। इस स्थिति में सबसे पहले आयत चित्र जो होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिए कि इस स्थिति में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आयत चित्र हिस्टोग्राम के आयत बनाए जाते हैं और इसके आयतों को जो है रेक्टेंगल के मध्य मूल्यों को एक रेखा द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोला गया देख सकते हैं, एक अच्छी सारणी में क्या शामिल होता है। तो एक अच्छी सारणी में क्या शामिल होता है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ गुड टेबल। तो आपका सारणी संख्या भी करेक्ट होगा, टेबल नंबर भी करेक्ट होगा, शीर्ष एवं उपशीर्षक मैंने मॉडल पेपर में भी काफी अच्छे से बताया था, हेडिंग एंड सब हेडिंग भी शामिल होगा, और अवशीर्ष यानी सब हेडिंग यहाँ पे भी शामिल होगा। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने के लिए या तथा उसे अधिक मूर्त एवं आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। यहाँ पूछा गया व्हिच ऑफ द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन वुड एप्रोप्रिएट टू रिड्यूस एब्स्ट्रैक्शन टू द डेटा एंड मेक इट मोर कंसंट्रेट एंड इजिली अंडरस्टेबल। तो यहाँ पे आपका इसको क्या कहेंगे हम लोग, आरेखी यानी डायग्राम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो बताना है, लेकिन एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोग जो है आंसर्स को करते चल रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक मॉडल पेपर 1 नहीं देखे तो जरूर देख के ही जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया इकोनॉमिक्स का, जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है ज्योमेट्रिकल डायग्राम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कम्स अंडर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंड आरेख। ऑप्शन जो है सी दंड आरेख करेक्ट हो जाएगा, आपका बार डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, याद रखिएगा सांख्यिकी चित्रों के प्रकार को ज्यामितीय स्वरूप होता है, टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल डायग्राम इन ज्योमेट्री फ्रॉम जो होता है वो होता है आपका रेखा चित्र लाइन डायग्राम होता है, फिर आपका सरल दंड चित्र यानी सिंपल कंपोनेंट बार डायग्राम होता है, बहुदंड चित्र मल्टीपल बार डायग्राम होता है, फिर आपका और एक होता है पढ़े होंगे उप विभाजित दंड चित्र सब डिवाइडेड ब्रोकन बार डायग्राम, फिर होता है वृत्त चित्र जो कि आपका ये दिया गया मॉडल पेपर 1 में, पाई डायग्राम जिसको हम कहते हैं प्रतिशत उप विभाजित दंड चित्र या प्रतिशत दंड चित्र, परसेंटेज सब डिवाइडेड आपका बार डायग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, मलबल किस वस्त्र का एक किस्म है। तो इसको कहते हैं मुस्लिन कहते हैं, इंग्लिश में मुस्लिन कहते हैं। मुस्लिन इज अ वैरायटी ऑफ विच फैब्रिक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सूती वस्त्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, विच प्रोपाउंडेड द मनी लॉन्ड्रिंग थ्योरी। तो किसने किया था दोस्तों, इसका आंसर बहुत इजी है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा, करेक्ट होगा उनको लाइक किया जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है, यानी बोला गया व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है तो इसको हम जो है एक्सपोर्ट सरप्लस यानी निर्यात अतिरेक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी
थी। ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत में पूछा गया व्हाट इज लिटरेसी रेट इन कॉलोनियल इंडिया, यानी भारत की साक्षरता दर 1947 में जो है 18% थी और भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर याद रखिएगा 74.04 है। ठीक है, औपनिवेशिक भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप का वह भूभाग जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था। ठीक है, भारत बहुत दिनों तक जो है इंग्लैंड के उपनिवेश पर रहा था और उस समय में जो है साक्षरता दर कितना था 60% से भी कम था, याद रखिएगा। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 16% से कम जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वर्तमान में पूछा जाएगा तो 74.04। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 25 पे, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी, बिटवीन व्हिच टू प्लेस डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, तो आपका हो जाएगा मुंबई और थाने, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल, याद रखिएगा डेट 16 अप्रैल, ठीक है 1853 को जो है चली थी, मुंबई से ठाणे में चलाई गई थी और राज्य जो है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, अगर एग्जाम देके आइएगा अच्छा जाएगा तो आप लोग जो है एक छोटा वीडियो का क्लिप बना के बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से कम समय में कितने अच्छे से तैयारी कराया गया था और उसे आप हमें इंस्टाग्राम में टैग कर दीजिएगा ताकि बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें कि आप इस चैनल के माध्यम से कितने मेहनत से आपने भी तैयारी किया है और कितना आपको फायदा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का आईडी नीचे दिया गया है, जरूर जाके वहां पे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिएगा, इसका आंसर पता चल चुका है, मुंबई से थाने। ठीक है, कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है, राज्य कौन सा है, राज्य है महाराष्ट्र। टोटल अगर दूरी का बात करें तो कितना किलोमीटर गाड़ी चला था, पहली बार रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, और भारतीय रेल का विश्व में स्थान कितना स्थान पे है, चौथा स्थान पे जो है भारतीय रेलवे है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, जितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में सभी हम रिलेट करके बता रहे हैं। एक्चुअल में 40 क्वेश्चन बोले हैं लेकिन 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का अभी प्रैक्टिस हो जाएगा इकोनॉमिक्स वाला में। ठीक है, 26 पे बोला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है द बेसिस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो पूंजीवादी व्यवस्था क्यों बनाते हैं, निजी लाभ के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे आपका निजी लाभ ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया था द बेसिस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो प्राइवेट प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1950 से 1991 के बीच औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि कितनी दर थी, तो याद रखिएगा कितनी थी दोस्तों, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950 टू 1991, तो ओनली जो है 6% पर एनम जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे 28 पे पूछा गया है इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ओनली दैट कमोडिटी इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चाहे बाजार में जिसकी मांग होती है यानी व्हिच डिमांड इन मार्केट, जिसकी उत्पादन में लाभ होता है यानी हुज प्रोडक्शन देयर इज प्रॉफिट, विदेश से जिसकी मांग हो व्हिच एवर इज डिमांडेड फ्रॉम अबॉर्ड। ठीक है, तो ये सभी जो ऑप्शंस यहाँ पे है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, तो इनमें से सभी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई, फ्रॉम विच कंट्री वाज द कंसेप्ट ऑफ इंडियाज 5-year प्लान टेकन, तो कहां से लिया गया था दोस्तों, रसिया से लिया गया था। कहां से, रसिया से लिया गया था, याद रखिएगा रूस से। ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, बोला गया प्रतिष्ठात्मक योजना के लक्ष्य में प्राप्त करना होता है द पर्सपेक्टिव प्लानिंग द गोल इज टू बी अचीव्ड इन, तो कितना में दोस्तों, याद रखिएगा 20 साल में, कितने सालों में, 20 साल में। ठीक है, तो भारत में जो है योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती है और उन्हें पंचवर्षीय योजना कहते हैं, और हमारे योजना दस्तावेज ना केवल एक योजना 5 वर्ष में प्राप्त किए जाने के वाले उद्देश्य के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं बल्कि यह निर्दिष्ट करते हैं कि 20 वर्ष की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को जो है परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, फट से 5 वर्ष मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे परीक्षात्मक जो है योजना कहा गया है जो भारत में देखा जाता है 20 साल के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई, विच प्लान वॉज स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 5 जो है आपका क्या होगा, 5 पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, जीडीपी की संगणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है,
तो पूछा गया प्रोडक्शन ऑफ विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं जीडीपी में इनको सबको शामिल किया जाता है, चाहे वो कृषि एग्रीकल्चर का बात करें, उद्योग यानी इंडस्ट्री का बात करें, पर्यटन यानी टूरिज्म का बात करें, तो ये सभी जो है इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण का काल माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य। ठीक है, मिड 1970s टू मिड 1980s, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। औद्योगिक नीति 1956 प्रस्ताव उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों, तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सा वर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका है पहला शेड्यूल ए, फिर आपका शेड्यूल ए है अनुसूची ए, फिर अनुसूची ब यानी सेक्टर ब। ठीक है, और उसमें जो है शेड्यूल ए में बात करें तो 17 इंडस्ट्री है, जिसमें आपका हथियार है, एटॉमिक आर्म्स है, एटॉमिक एनर्जी है, एयरक्राफ्ट, ऑयल, ये जो है आपका पहला शेड्यूल ए में अनुसूची ए में आता है। दूसरा अनुसूची जो है सेक्टर बी में जो है प्रोग्रेसिव स्टेट ऑनर्स जो है इस पे आ जाएंगे, जिसमें आपका एग्जांपल के लिए 12 इंडस्ट्री इसमें आएंगे, एल्युमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज जो है, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब आ जाएंगे। यानी ये जो होते हैं पहला वाला जो शेड्यूल बताएं दोस्तों, ये 3 जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 में पहला वाला जो होता है वो पूरा पूरी फुल्ली गवर्नमेंट होता है। ठीक है, दूसरा वाला जो बात किए ये जो है प्राइवेट, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट प्लस क्या होता है गवर्नमेंट होता है, और एक जो होता है वो पूरा पूरी प्राइवेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट वाला पे मैंने बताया टोटल कितना इंडस्ट्री आता है 17, और दोनों मिला के जो है दोस्तों उस पर 12, और इसके बाद जो शेड्यूल सी है जो मैंने बात किया जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्री नहीं आते उन सभी को जो है इसमें शामिल किया जाता है, बशर्ते कि ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों को लाइसेंस मिला होना चाहिए, लाइसेंस लेना अनिवार्य है इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट के तहत, जो भी प्राइवेट जितने भी आएंगे। ठीक है, 1951 इंडस्ट्री एक्ट कब के तहत, 1951 के तहत। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 में क्या पूछा गया है कि विदेशी ऋण क्या है, तो विदेशी ऋण क्या है, व्हाट इज फॉरेन डेब्ट पूछा गया। तो विदेशी ऋण दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा गया है, विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया ऋण, लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में ली थी। तो दोस्तों याद रखिएगा बोला गया है यहाँ पे कि हाउ मच अमाउंट डिड इंडिया गेट फ्रॉम IMF इन द फॉर्म ऑफ लोन टू अवॉइड द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट अरोज इन द लेट 1960s। तो कितना दोस्तों, $7 मिलियन। कितना, $7 मिलियन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर पे देख लेते क्या पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता जारी किया गया था। तो इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 फॉर हाउ मेनी इंडस्ट्रीज दैट रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ लाइसेंस वाज कंटिन्यूड। तो यहाँ पे 8 होगा, जो है यहाँ पे 8 जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया HCL जो है टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है। तो HCL टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों पूछा गया, HCL टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ कंपनी। तो ये जो है आपका IT कंपनी है। HCL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं क्या पूछा गया। 39 में बोला गया कि कंपनियों द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। What is the process of obtaining regular service from the companies from outside source is called। तो दोस्तों इसको कहते हैं बाह्य प्रापण कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है दोस्तों कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट जो है, प्रोक्यूरमेंट जो है बाहरी खरीद जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको बाहरी खरीद भी कभी कभी ऑप्शन में लिख दिया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इजी क्वेश्चन है, भारत में LPG से लाभान्वित नहीं होने वाला क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वन ऑफ द सेक्टर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम LPG पॉलिसी इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शंस देख रहे हैं इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है,
तो नई आर्थिक नीति कब लाया गया था, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरह से दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया, लेकिन 40 के साथ कई एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, वहां पे मॉडल पेपर 1 को जो है जरूर देख के जाइएगा। प्रीवियस ईयर के 80 क्वेश्चंस जो है मिला के बनाए गए, उसको भी एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। और ये वाला तो ऑलरेडी जो है अपलोड किया ही जा रहा है, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो तय मानिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन स्कोर हो जाएगा। तय मानिए 35 प्लस, अगर आपने सब वीडियो देखा है तो 35 प्लस स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। आप लोग आगे की आज तैयारी करना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप वहां पे हमसे डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद क्लास 12 का धुआंधार तैयारी होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।